नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 का लेसन नंबर 7 देखेंगे। अभी तक 6 लेसन हो गए हैं जो कि आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अपना 7वां लेसन है हमारा देश भारत। आज भारत का इंट्रोडक्शन है अध्याय में। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है, बिल्कुल आपको पता ही है। काफी बड़ा क्षेत्रफल। उत्तर में ये हिमालय। हिमालय याद आते ही बलित याद आ जाना चाहिए आपके। ये हिमालय बलित पर्वत श्रृंखला। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। ये सारी ही चीजें, ये दो चीजें नहीं आई है, बाकी सारी चीजें हिमालय पड़ा हुआ है, हिंद महासागर पड़ा हुआ है। अब जैसे देखते हैं, ये अपना मोटा मोटा इंडिया का मैप है। अब इसमें यहाँ तो है हिमालय, यहाँ पे है पश्चिम, और यहाँ पे है पूर्व। पश्चिम में है अरब सागर और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में आपको पता ही है हिंद महासागर है, जो कि अपन ने पढ़ा भी था पहले भी, क्योंकि भारत के नाम पे ही इसका नाम हिंद महासागर पड़ा है। ठीक है, ये बात हो गई। अब जब आप स्टेट के बारे में पढ़ेंगे आगे, जाएंगे तो स्टेट में पता चलेगा कि यहाँ पे गुजरात है। तो गुजरात की साइड में अरब सागर है, और इधर बची हुई ये जो सेवन सिस्टर्स हैं, इस साइड में बंगाल की खाड़ी है। जैसे ये चेन्नई विशाखापट्टनम जो है ना बंदरगाह, बंगाली खाड़ी। तो ये बात हो गई। अब देखो, प्रायद्वीपीय, भारतीय प्रायद्वीपीय के तटों पर लहराते हैं। प्रायद्वीप का मतलब होगा ये भाग, वही जिसको तीन ओर अरब सागर, पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी, पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर महासागर, मतलब उत्तर उत्तर की ओर, तो तीन ओर से घिरा क्षेत्र प्रायद्वीप होता है। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको मेंशन होगा, पता भी चलेगा। ये देखिए, ये प्रायद्वीप की परिभाषा देखिए। स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। तो ये बंगाल की खाड़ी हो गई, ये अरब सागर हो गया, ये हिंद महासागर। अच्छा, द्वीप स्थल का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, जो कि अपने को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ा था जब पता चला था कि ये मतलब द्वीपीय क्षेत्र है। क्योंकि महाद्वीपों के नाम ही इसलिए क्योंकि वो समुद्रों के बीच में उभरे हुए हैं। हर महाद्वीप है ना, समुद्र के बीच में है, इसीलिए उनको द्वीप कहा गया है। हर द्वीप जो छोटा रूप होता है, जो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर उसको महाद्वीप बोल देते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख किलोमीटर है, 32.8 लाख किलोमीटर। यहाँ से कंटेंट शुरू हो जाते हैं। डाटा, डाटा बेस्ड काम है, तो ये याद करना कंफर्म। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल, आपको जवानी याद होना चाहिए। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर, यहाँ पे है कश्मीर, उत्तर में कश्मीर मतलब यहाँ पे तो है कश्मीर, और यहाँ पे है कन्याकुमारी। यहाँ से यहाँ तक का तो विस्तार है 3200 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो है उसका विस्तार है 3400 किलोमीटर, जो कि यहाँ तो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया था गुजरात है। ये देखिए यही है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में कच्छ। कच्छ एक गुजरात की छोटी जगह है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। इसका विस्तार 3400 किलोमीटर है। कहने का मतलब आपको सीधा सीधा ये याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण 3200 किलोमीटर है, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वो 3200 किलोमीटर है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक है। अब इसके छोटे जो लैंडमार्क है, तो कन्याकुमारी मतलब गुजरात में कच्छ तक है, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ है, वो चीजें आगे वाले उसमें जब अपन अपना लेवल बढ़ाएंगे तो समझ आ जाएंगे। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पहाड़ी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषाएं, संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। जब भी तो अपन ने पॉलिटी में पढ़ते हैं भारत एक विविधताओं का देश है, इसी वजह से कि भारत में एक स्थलाकृति भी अलग अलग तरीके की है, तो भाषा और संस्कृति भी अलग अलग तरीके की है। जैसे अपन गुजरात में जाएंगे तो कुछ अलग मिलेगा,
वहीं पूर्वी क्षेत्र असम त्रिपुरा में जाएंगे तो वहां कुछ अलग भाषा और संस्कृति मिलेगी, उत्तर में जाएंगे तो अलग, इस तरह चारों ही दिशाओं में अलग अलग है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो गई है। अब तो यह आबादी 1.25 अरब से ऊपर चली गई है, मतलब 125 करोड़ से भी ऊपर है। ये चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। चीन सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन की है। इसके बाद में जनसंख्या क्षेत्रफल के उसमें 7वें नंबर पे आता है, जो कि अभी आगे अपन देखेंगे। जनसंख्या के में इसका दूसरा स्थान है, जबकि क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। इससे बड़े 6 देश और हैं। अब आ गई भारत की स्थिति। वर्ल्ड मैप में भारत की स्थिति क्या है, इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में अपने को तीन ही बात याद करनी है। तो क्षेत्रफल एरिया भारत का कितना है, वो एक भारत की लंबाई चौड़ाई, इससे ज्यादा इससे पढ़ने में, इससे ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। और एक फिर ये याद रख लो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत तो दूसरे स्थान पे है। ये बातें आपको अभी इजी लग रही हैं, लेकिन जब इनका डिफरेंस पूछ लेता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की इनका अंतर बताओ 300 किलोमीटर, तो फिर अपने को ऐसे झुंझलाहट आती है कि यार ये सारा प्रश्न कहाँ से आ गया। क्योंकि ये यहीं से इजी प्रश्नों को थोड़ा सा ट्रिकी बना के डाल देते हैं और फिर वही अपने एग्जाम में गलत हो जाते हैं। फिर यही अपनाएगा, सीधा सीधा यही प्रश्न आ जाता है, जैसे कि भारत की लंबाई चौड़ाई में अंतर बताओ। अब लंबाई चौड़ाई पता है, फिर अंतर, फिर ऐसे दिमाग घूम जाता है। तो ये जैसे 300 किलोमीटर हो गई, ये अपने को अक्षांश देशांतर में भी इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। अब भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है कि गोलार्ध क्या है, उत्तरी गोलार्ध में भारत कैसे स्थित है, क्योंकि भारत एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप अगर ऑलरेडी उत्तरी गोलार्ध में है तो ये भी ऑटोमेटिक उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो गया। कर्क रेखा, कर्क रेखा का जिक्र भी अपन ने देखा है कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अक्षांश पर एक मानक रेखा स्थित है, जो कि देश के लगभग बीच से गुजरती है। जब 7.2 चित्र देखेंगे, 7.2 चित्र ये रहा, 7.1 है ये, तो 7.2 देखेंगे तो ये रही कर्क रेखा। कौन कौन से स्टेट से गुजरती है अपन वो भी देखेंगे आगे। फिलहाल के हिसाब से अपने को ये याद रखना है कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। ये उत्तरी अक्षांश कैसे, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर कैसे, भारत जो है ये 0 डिग्री देशांतर हो गई, अक्षांश हो गई। अब भारत कहीं यहाँ कहीं है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार दक्षिण से उत्तर है, क्योंकि दक्षांशीय विस्तार इस तरह से बढ़ रहा है, इस तरह से, ऐसे यहाँ। अगर नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो अक्षांशीय विस्तार बढ़ रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर, जबकि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय विस्तार बढ़ता है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो यहाँ कहीं अपने अक्षांश शुरू होते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ अपने लास्ट अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ जाके खत्म हो जाता है। तो ये अपना ये समझने की जरूरत है कि भारत तो मतलब उत्तरी अक्षांश में है, तो ये दक्षिण कहाँ से आ गया, दक्षिण से उत्तर की ओर, समझ गए भाई। ये दक्षिण दिशा तो हो गई भारत की, तो दक्षिण से उत्तर की ओर इस तरह, तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर भारत का विस्तार, पश्चिम से लेकर पूर्व, पश्चिम ये हो गई, पूर्व ये हो गई, तो ये देशांतरी विस्तार बोलेंगे इसको। पश्चिम से पूर्व की ओर ये होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये पूर्वी क्यों बोला, क्योंकि भारत जो है ना, भारत वो ग्लोब पे देखना, भारत है वो यहाँ पे है, यहाँ कहीं है। तो ये ऑटोमेटिक, वैसे तो उत्तरी गोलार्ध में होगा, वैसे ये पूर्वी देशांतर में होगा। वही जो एक एशिया जिस तरह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, सेम वही सिस्टम भारत का हो गया। तो ये हो गया। अगर हम विश्व की पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, किस गोलार्ध में होगी, पूर्वी गोलार्ध में होगी ऑटोमेटिकली। ये भारत है वो 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर से पूर्व दिशा में है। ठीक है। देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। अब देखो, जैसे देशांतर 29 डिग्री कैसे निकाला, इनको और इनको आपस में घटा के 97 डिग्री 25 मिनट
68 डिग्री 7 मिनट। अक्सर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न कई एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। इंडिया लेवल पे अभी तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया, तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। अक्षांश का भी निकाल लो, जैसे डिग्री, मिनट से मिनट घटा दीजिए तो ये 18 आएगा, 18 मिनट, और ये हो जाएगा 9 और 8 17, और ये हो गया 7 और 2 9, लगभग 29 डिग्री और 18 मिनट आ रहा है। तो 18 मिनट को ओवरलैप करते हुए 29 डिग्री मान के चलो मोटा मोटा, तो ये 29 डिग्री होगा। आपको पता है 1 डिग्री है वो 4 मिनट कवर करती है, तो 29 डिग्री हो गई वो। चौक 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 8 3 11, 116 मिनट कवर कर जाएगी। समझ रहे हो? 116 मिनट का मतलब ये हो गया कि लगभग लगभग 2 घंटे। भाई 120 मिनट के 2 घंटे बनते हैं, तो लगभग लगभग 2 घंटे, और वही 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस है अपने समझ रहे हो, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइमिंग में। अब जब अपन आपको समय निर्धारण पढ़ेंगे तो वो हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच के समय का अंतर लगभग 2 घंटे होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि 1 डिग्री देशांतर के लिए 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थानीय समय है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसलिए माना था कि भारत के बीचों बीच से निकाल दी उसको, और फिर उससे प्रधान समय मान के, और ये भारत का मानक समय रेखा मान ली। इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर मानते हैं। भारत का मानक याम्योत्तर तो है 82.5 डिग्री, और विश्व का मानक याम्योत्तर है 0 डिग्री, जो कि ग्रीनविच रेखा बोलते हैं जिसको। समझ रहे हो? ये हो गई। अब इसमें क्या क्या डाटा आया है? इसमें दो तो आए हैं अक्षांशीय, भाई 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। जिस तरह 29 डिग्री निकाला, ऐसे ही 8 डिग्री 4 मिनट का और 37 डिग्री 6 मिनट का डिफरेंस भी अपन निकाल लेते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ लिखते हैं, 2 मिनट और 29 डिग्री, सेम टू सेम लगभग ऐसा सा ही। 29 डिग्री का ये अक्षांशीय डिफरेंस आ रहा है, और 29 डिग्री का देशांतरीय डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए इंडिया का क्वेश्चन अप्रोक्स कम पूछा जाता है, क्योंकि राजस्थान का ज्यादा इसलिए पूछते हैं क्योंकि राजस्थान के अक्षांश और देशांतर के में अंतर ज्यादा है। उसमें 8 डिग्री और 9 डिग्री ऐसा कुछ है, 1-2 डिग्री का फर्क है। इसलिए भारत के पड़ोसी देश मतलब आसपास में, भारत के 7 देशों से स्थलीय सीमा लगती है। 7.1 में आप इसको देख लेते हैं। क्या क्या हुआ? नेपाल 1, भूटान 2, बांग्लादेश 3, 3 हो गए, म्यांमार 4, चीन की लग रही है 5, और तिब्बत लग रहा है 6, पाकिस्तान लग रहा है 7। सॉरी, तिब्बत नहीं लग रहा, तिब्बत चीन का ही भाग है, अफगानिस्तान लग रहा है। ठीक है, इस तरह से ये 7 देश हो गए जो कि अपने को जबानी याद होना चाहिए। क्या क्या है? नेपाल, पहले ऊपर से शुरू करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये बहुत ही इजी याद होते हैं, आपको इसके लिए ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। आपको तरीके से याद करोगे मैप में देखते हुए तो ये जल्दी याद हो जाते हैं। ठीक है, अब ये अगला है, इसमें आपको कर्क रेखा बता रखी है। कर्क रेखा, कर्क रेखा को देखते हुए आप ये देखो कि कर्क रेखा कौन कौन से स्टेट से जा रही है। गुजरात से जा रही है, एमपी से जा रही है, छत्तीसगढ़ से जा रही है, झारखंड से जा रही है, बंगाल से जा रही है, ये फिर बांग्लादेश है। ये कौन सा है? मिजोरम से जा रही है और त्रिपुरा से जा रही है। अब इसके लिए अपने पास एक ट्रिक है, राम जात 6 बंगु मित्र। ये सीक्वेंस तो नहीं है, सीक्वेंस तो क्या हो जाएगा? गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 3 और 2 5 और 2 7, 7 स्टेट हो गए।
वैसे अगर याद नहीं रहती है तो आप इस तरह से याद रख लो, राम से हो जाएगा, सॉरी एक राजस्थान भी है, राजस्थान के डूंगर पूछे जाते हैं। राम राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात, मिजोरम, ये त्रिपुरा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हुआ है, जैसे राजस्थान अपन ने लेफ्ट कर दिया, एक दो, लेकिन मेरे हिसाब से इस ट्रिक की बजाय आप ये याद रखोगे, इजीली याद हो जाएगा। जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान से पहले गुजरात हो गया, क्योंकि पर्सन कुछ ऐसा आएगा, ये नहीं आएगा कि कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, पर्सन ये आएगा कि निम्न में से क्रमशः कौन सा, मतलब कर्क रेखा पे कौन कौन से क्रमागत, मतलब राज्य हैं। तो जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, फिर एमपी हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर झारखंड हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर त्रिपुरा हो जाएगा, और फिर मिजोरम। तो ये चीजें हैं, ये याद रखने के लिए आपको एक ही से दो बार मैप को देखते हुए लिखना है। तो ये होगा, इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं। दक्षिण में समुद्र से स्थित दो द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि, जल संधि क्या होती है? जलीय भाग को जोड़ने वाली संधि। अब जैसे ये स्थल भाग होगा इंडिया का, और ये स्थल भाग होगा श्रीलंका का, और ये जल है हिंद महासागर का, इसको जोड़ती है पाक जल संधि, और इनको अलग करती है, ठीक है। राजनीति में एक प्रशासनिक है, भारत एक विशाल देश है, प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए भारत को 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों, ये पुराना डाटा है, अभी 9 हो गए केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्य भाषाओं के आधार पर होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में बना था। इसके बाद में जितने भी राज्य बने उनका सभी का आधार भाषा को ही रखा गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है, ठीक है। अभी आप ये देखना, राजस्थान का ये जो है ना, ये भौतिक वो है, भौतिक है। अपन ने जब मानचित्र पढ़ा था तो एक तो भौतिक मानचित्र पढ़ा था, एक राजनीतिक मानचित्र पढ़ा था, और एक थीमेटिक मानचित्र पढ़ा था। तो ये जो है ना, जिसमें नदी नाले पर्वत श्रेणियां दे रखी हैं, तो ये भौतिक है। जब अपने को ये देखो, ये राजनीतिक है। इसमें देखो आपको स्टेट बता रखे हैं बाकायदा सारे के सारे, ठीक है। और जब थीमेटिक आएगा वो मैं आगे बता दूंगा, जब भी थीमेटिक का जिक्र होगा मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें आया था जलोढ़ निक्षेप, क्या होता है जलोढ़ निक्षेप? में आगे आने वाले वो है नदी वाले उस चैप्टर में आएंगे, तो आपको मैं उससे पहले ही बता देता हूँ कि जलोढ़ निक्षेप क्या होता है। जलोढ़ मिट्टियों द्वारा, नदियों द्वारा नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। जलोढ़ निक्षेप का मतलब ये होता है चिकनी मिट्टी रे, कहने का मतलब सीधे सीधे शब्दों में समझे तो चिकनी मिट्टी। अब भारत का भौतिक विभाजन पढ़ते हैं अपन। भौतिक विभाजन, भारत में पाई जाने वाली भूप्रकृतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं। पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। पर्वत पढ़ लिया, पठार पढ़ लिया, मैदान पढ़ लिए, तट भी अभी पढ़ लिए। आपको पता तो है ही कि समुद्र के किनारे का भाग को तटीय भाग कहते हैं। द्वीप समूह अभी अपन देख लेंगे। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। संतरी मतलब पहरेदार, और हिमालय बर्फ से इसलिए ढका है कि ऊपर ऊंचाई अधिक है। बर्फ का घर हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। अब श्रृंखलाएं, हिमालय की श्रृंखलाएं लिख लो आप यहाँ पे। हिमालय की श्रृंखलाएं, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और हिमालय और शिवालिक हिमालय। वृहत, मध्य और शिवालिक। अब इनका सबका एक एक एक्स्ट्रा नाम और दे रखा है, मतलब उपनाम बोल सकते हैं। इसको तो हिमाद्री बोलते हैं, मध्य हिमालय को हिमाचली हिमालय बोलते हैं, और शिवालिक हिमालय एक स्टेट के ही नाम पे है तो उसको शिवालिक ही बोलते हैं। जगह के नाम पे है तो शिवालिक बोलते हैं, ठीक है। हिमाद्री हो गया। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ हैं। 5 पहाड़ियों के स्थानों को नाम का बताइए। जैसे सबसे 5 पहाड़ी यहाँ, इसकी मध्य हिमालय की 5 पहाड़ी बतानी है तो वो देख के अपन बता सकते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान यानी गंगा का मैदान है।
ये मैदान समतल तथा सपाट है। उत्तरी गंगा का मैदान क्यों हुआ? क्योंकि हिमालय से जो नदियां निकल के आई वो फिर मैदान ही तो बनाएंगे। मैदान है, ये मैदान समतल है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़ निक्षेप अपन ने ऊपर देख लिया अभी भी, ठीक है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान है। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या नो डाउट नॉर्थ में अपने अधिक है ही। नॉर्थ में एक तो जगह स्पेस भी ज्यादा है, साउथ में तो सकड़ा होता जाता है, जबकि नॉर्थ वो है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। भारतीय महामरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल, जिसमें राजस्थान आता है। यह शुष्क, गर्म एवं रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार अपन को समझा दिया था। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो पठार होते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो पठार होते हैं उसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। अब प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा होता है? जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो, दक्षिणी क्षेत्र, तो ये प्रायद्वीपीय पठार होगा। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार है, तो सेम वैसे ही पठार बन गए, तो उसकी भी आकृति ऑटोमेटिक त्रिभुजाकार हो गई। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली है। ये हो गया, देखो ये यहाँ पे मध्य में है प्रायद्वीपीय पठार। उत्तर ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, यहाँ पे अरावली है। समझ रहे हो? राजस्थान में जो विश्व की सबसे पुरानी संख्या है, पुरानी, सबसे पुरानी और वलित, वलित नाम मत भूल जाना। विंध्य तथा सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण है। विंध्य तथा सतपुड़ा ये यहाँ पे है। विंध्य तथा सतपुड़ा यहाँ पे है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां गुजरती हैं। इनसे नर्मदा और तापी नदी बहुत ही इजी इजी ऊपर का दे रखा है इसमें, क्योंकि 6th क्लास की तो है ही। 6th क्लास में पता किसी मतलब स्टूडेंट को ये लगे कि ये तो अपने लेवल से नीचा है बहुत, वो एक 9th की उसमें चले जाना, 9th की एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में देख के, वो उसका फर्स्ट लेसन ही है। इससे कोऑर्डिनेट करते हुए इसी का लार्जेस्ट सेकंड लेवल मान के चलो आप कि वो है। जब ये और वो दोनों कर लोगे तो मुझे नहीं लगता आपको इंडिया से रिलेटेड कहीं भी ज्योग्राफी के लिए आपको दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कॉल कर मतलब मैसेज करके बता सकते हो। अब जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का जिक्र आता है तो एक बार गंगा उसके बारे में एक्स्ट्रा देख लेते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा। ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियों पे? गंगा ब्रह्मपुत्र। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। ये भी आ सकता है कि सुंदरबन डेल्टा की आकृति, डेल्टा स्थल का वह भाग है जहाँ नदियां अपना मुहाने बनाती हैं। जहाँ नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। तो ये देखो, ये नदी बहती बहती आई है, समुद्र में गिर गई यहाँ पे आके। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये था मुहाना, और ये जो है ये डेल्टा, क्योंकि इसमें ये आके मिली ब्रह्मपुत्र का गंगा इस तरह से। ये पश्चिम की तरफ बनने वाली, पश्चिम कहाँ हुआ? ये वाला पश्चिम की तरफ बनने वाली नर्मदा और ताप्ती, बनने वाली नदियां जो अरब सागर में, पश्चिम की तरफ अरब सागर है तो अरब सागर में ही गिरेंगे। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट। इस पठार, पठार कौन सा है? प्रायद्वीपीय, ये यहाँ पे है। इसके यहाँ पे पश्चिमी घाट है। आपको सिर्फ एक बार नाम याद रखना है, आगे की क्लासों में इसका पश्चिमी घाट का भी विस्तार दिया जाएगा कि पश्चिमी घाट में कौन कौन से पर्वत हैं। लेकिन एक बार अपन क्या है कि सीधा ये मतलब हार्ड में घुस जाते हैं तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन पढ़ते पढ़ते अपन पढ़ ही नहीं पाते। एक अपने को इस लेसन को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक अपना मोटा मोटा फॉर्मेट बन जाए, मैथ में अपन मोटी मोटी चीजें मेंशन करना सीख जाए। बाकी इसमें बड़ा कोई वो नहीं है कि आपको ये यहाँ पे पश्चिमी घाट है, यहाँ पूर्वी घाट है, यहाँ हिमालय है, ये बस इतना ही पता हो जाए। इस लेसन का प्रारंभिक उद्देश्य ये है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट अभी बोला ना मैंने, पूर्वी घाट बीच में टूटा हुआ है तथा आसमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लोहा इसकी प्रचुरता है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि पठार खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध होते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पश्चिमी घाट होगा इसके भी पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्वी तटीय मैदान, ये थोड़ी सी जगह, ये घाट बन गई, यहाँ पे थोड़ी सी जगह हो रहा है जिसमें मैदान है स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी सकड़े हैं, ये तो काफी सकड़े हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। ज्यादा चौड़े तो नहीं है, लेकिन इसकी तुलना में ये थोड़े से ज्यादा चौड़े हैं, क्योंकि ऊंचा है तो ऊंचे नदियां फास्ट आती है तो मैदानों को जगह देती नहीं है, सारा उसको समुद्र में शामिल करते हुए चलता है। वहां पूर्व की ओर बहने वाली नदियां
पर पूर्वी घाट की बात चल रही है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी और नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं पश्चिमी घाट की। अब अगर अपन पश्चिमी घाट को पूरे को लेके चलते तो अपने को ये नर्मदा ताप्ती कितने नाम सुन लेते, एक दो नदियां और आ जाती, तो फिर अपन यही कंफ्यूज हो जाते कि यार कौन सी तो नर्मदा है और कौन सी किधर। अब अपने सीधा है कि नर्मदा ताप्ती तो जाती है अरब सागर में और महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा बनाती। अच्छा, ये वाली तो उपजाऊ डेल्टा बनाती है जबकि ये नहीं बनाती। आगे एक वर्ड आएगा एस्चुरी, ये एस्चुरी बनाएंगे, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है जिनकी जानकारी अपन ऊपर ले चुके हैं। अब आगे आएगा अरब सागर के प्रवाल द्वीप आएंगे। तो प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है जिसे पोलिप कहा जाता है। जब जीवित पोलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। अभी देख लेते हैं 7.4 कौन सा। सुनामी के लिए एक ये पोएम दे रखी है जो अपने काम की नहीं है। ये सुनामी का ऐसे डायग्राम बना रखा है बच्चों को समझाने के लिए। भारत में दो द्वीप समूह है। द्वीप समूह आपको समझ आया कि पानी के बीच में जो एक उपजाऊ स्थल उठा हुआ, मतलब लक्षद्वीप अरब सागर में है और केरल के तट पर कुछ दूरी पर स्थित प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप जो है ना, ये केरल हो गया, ये अरब सागर हो गया और ये लक्षद्वीप हो गया। आपको एक डायग्रामेटिक काम करना है। ज्योग्राफी का मतलब ही यही है कि आप डायग्रामों में समझते हुए पढ़ो। तो ये प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप अभी पढ़ा कि आप एक जीव होता है मुआ, उसके खोल होते हैं, मतलब कंकाल होते हैं, तो वो मर मर के जुड़ जुड़ के वो बन जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में, ये अंडमान निकोबार द्वीप है। भारत के दक्षिण पूर्वी, ये दक्षिण होगा और ये पूर्वी होगा, ये पश्चिम होगा, ये दक्षिण पश्चिम में और ये दक्षिण पूर्व में। क्या आप जानते हैं कौन सा द्वीप वर्ष में प्रभावित हुआ था? अंडमान निकोबार ही प्रभावित हुआ था। समाचारों में अपन ने पढ़ा भी था कि इसके एक जो पॉइंट था वो इंदिरा पॉइंट वो डूब गया था क्योंकि सुनामी भारतीय तट से टकराई थी। तो किस प्रकार लोगों को अलग अलग तरीके से चुनौती का सामना करना। सुनामी का विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र में भूकंप का कारण उत्पन्न होती है। सुनामी एक मतलब ज्वार भाटा टाइप एक समुद्री तूफान था जो कि 2004 में आया था। और अब अपने को एजुकेशन यही है कि सुनामी कब कब आई थी। अब ये नहीं पढ़ा है तो अपने याद ही नहीं आएगा कि ये तो सन पूछ ली। जबकि रियल बात ये है कि कोई इजी सी सन है 2004, याद रखो। छोटी मतलब 6th क्लास के बच्चे की उम्मीद रख के दिया हुआ है, ठीक है। अब इनको वो देख लेते हैं क्वेश्चन। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? अभी के लेसन के हिसाब से भौतिक भाग अलग है, बाद में जब अपन अलग स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो मतलब अलग हो जाएंगे। जैसे प्रायद्वीपीय हो गया, पठार हो गए, प्रायद्वीपीय और प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया, पर्वतीय क्षेत्र हो गया, ऐसे करके 4-5 भौतिक भाग हैं। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है। नाम लिखे, नाम ऑलरेडी पीछे अपन ने लिख दिए हैं पूरे के पूरे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, हो गए 3 3 शहर एक साथ, ठीक है। कौन सी दो प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? अब यहाँ के कम पढ़ा है तो याद रह जाएगी, अगर वो जब भी पश्चिमी घाट में घुस जाते तो ये नदियां भूल जाते। अब जैसे नर्मदा है और ताप्ती। अब आपसे बंगाल की खाड़ी वाली भी पूछे तो भी याद आ जाएंगे भाई, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम है सुंदरबन जो कि विश्व का सबसे बड़ा है। भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है? इसमें गलत दिया हुआ था, मैंने करेक्शन दिख रहा था 8 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य 9 केंद्र। किन दो राज्यों की राजधानी एक ही है? ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया कि ये चंडीगढ़ जो राजधानी है वो हरियाणा और पंजाब की। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? कृषि की पूर्ण व्यवस्था होने के कारण। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप प्रवाल से निर्मित द्वीप है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक। सबसे उत्तरी को हिमाद्री और बीच वाले को इसको हिमाचल नहीं बोलते, इसको मध्य हिमालय बोलते हैं। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री, सह्याद्री सॉरी, पश्चिमी घाट को बोलते हैं सह्याद्री। ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हिमाद्री तो बोलते हैं हिमालय को और सह्याद्री बोलते हैं पश्चिमी घाट को।
पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? श्रीलंका और भारत। अब पाक संधि का नाम आती है अपने को ये दिमाग में आता है कि ये पाकिस्तान से संबंधित है, जबकि ऐसा नहीं है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? लक्षद्वीप। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वलित पुरानी अरावली। भारत का क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। भारत के लगभग कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कर्क रेखा का आपको पता ही है, बीच से गुजरती है। भारत का मानक या उत्तर 83.82 डिग्री है, जो कि आपको पता है। जिस राज्य में आप निवास करते हैं, राजस्थान, अंडमान द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह, ये जो अरब सागर की तरफ यहाँ तो लक्षद्वीप है, यहाँ अंडमान है। पूर्वी घाट का पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट ये है, पश्चिमी घाट ये है। खत्म। धन्यवाद।